हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ सोनम। जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में वी आर इन लास्ट लेग। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके आने वाले नेक्स्ट नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस ज़रूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। First question is India's largest multi-modal logistic park to come up in which state? भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, गुजरात, न्यू दिल्ली। गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में खोला जाएगा। गुजरात सरकार और अदानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड ने अहमदाबाद गुजरात में विरोचन नगर में भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ये जो प्रस्तावित ये जो पार्क है ये अहमदाबाद में विरोचन नगर में लगभग 1450 एकड़ में खोला जाएगा, बनाया जाएगा। और ये जो पार्क है ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के साथ रेल से जुड़ा होगा। नेक्स्ट, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वीक हैज़ बीन सेलिब्रेटेड फ्रॉम। राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 21 से 26 फरवरी, 26 से 31 जनवरी, 1 से 7 जनवरी और 1 फरवरी से 5 फरवरी। 21 से 26 जनवरी यानी 21 टू 26 जन। राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह 21 से 26 जनवरी 2021 तक मनाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में इसका जो उद्देश्य है वो बालिकाओं के अधिकारों और उनकी जो एजुकेशन है, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। इसकी जब शुरुआत हुई थी वो हुई थी महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में इसकी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। नेक्स्ट, Which aerospace company created a new world record by launching 143 satellites on a single rocket? किस एरोस्पेस निर्माता कंपनी ने एक ही रॉकेट से रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया? लॉकहीड मार्टिन, स्पेस एक्स, इसरो, स्पुतनिक वी। स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले जो इसरो का रिकॉर्ड था, इसरो का जो इसके पहले रिकॉर्ड था 104 यानी 104 सैटेलाइट्स का जो रिकॉर्ड था इसरो द्वारा, उसको इसने पीछे छोड़ दिया, यानी उसको तोड़ दिया है। स्पेस एक्स ने सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया है और इस मिशन को ट्रांसपोर्टर 1 के रूप में नाम दिया गया है। लॉन्च किए गए जो सैटेलाइट है उसमें वाणिज्यिक और सरकार क्यूबसेट, माइक्रोसेट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल हैं। इन सैटेलाइट का जो मेन पर्पज़ है वो 2021 तक पूरी दुनिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज को प्रोवाइड करना है। स्पेस एक्स की जो इस्टेब्लिशमेंट जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2002 में और इसको इस्टेब्लिश किया था एलन मस्क ने। ये अमेरिका की एक एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। ये अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट और अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जानी जाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में और इसके जो CEO हैं वो हैं एलन मस्क। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2021? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? राजेंद्र कुमार भंडारी, CRPF सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी डेट इज सीड्स, A and C मीन्स पहला और तीसरा। A and C सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 को जब डिक्लेयर किया तो उसमें राजेंद्र कुमार भंडारी यानी कि पहले राजेंद्र कुमारी भंडारी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी सीड्स, इन दोनों को ही नामित किया है इन दोनों अवार्ड्स के लिए। सो जो हमारा आंसर है वो है A and C। राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया जबकि
सीड्स को संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। राजेंद्र कुमार भंडारी ने भू खतरों पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी थी और इसी वजह से इनको ये जो बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है उसको लिए चुना गया है। जबकि सीड्स ने आपदा तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लिए काम किया था, इसी वजह से इसको भी संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी 125वीं जयंती पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, आयुष्मान CAPF स्कीम अंडर आयुष्मान भारत फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आयुष्मान भारत योजना के तहत लॉन्च की गई आयुष्मान CAPF निम्नलिखित में से किसके लिए है? इंडियन फार्मर्स, CRPF, एयरफोर्स ऑफिसर्स, बैंकर्स। CRPF के लिए ये आयुष्मान CAPF स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही है। सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को 28 लाख CRPF और उनकी फैमिलीज तक इस योजना को एक्सटेंड किया है। इन्होंने आयुष्मान CAPF योजना असम राइफल्स, CAPF और राष्ट्रीय सुरक्षाकर्मी NSG के जो फैमिलीज़ हैं या फिर और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने के लिए किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची में 2018 में लॉन्च किया गया था। ये योजना ये माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए हर साल जो परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य यानी हेल्थ कवरेज देता है। और ये जो लाभार्थी परिवार हैं उनकी पहचान ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 71st फाउंडेशन डे ऑन 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया? गोवा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां यानी 71st स्थापना दिवस 24 जनवरी 2021 को मनाया है। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और इस साल की जो थीम थी इसकी वो थी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिलाएं, युवा, किसान, सबका विकास, सबका सम्मान। सरकार 75 जिलों में सेमिनार और गौतम बुद्ध नगर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो थीम है उस पर एक एग्जीबिशन भी इसके साथ साथ प्रदर्शित की गई थी। सरकार ने उद्यम सारथी ऐप भी लॉन्च किया था और खेल, कृषि, डेयरी आदि इन सब के क्षेत्र में जो पुरस्कार थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे स्थान पे आता है। इस राज्य के CM हैं श्री योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। डिप्टी CM है दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ और इसका जो राज्य पशु है वो है बारहसिंगा, जबकि जो इसका राज्य पक्षी है वो है सारस क्रेन। इसका जो राज्य वृक्ष है वो है अशोक और राज्य जो इसका पुष्प यानी राज्य फूल है वो है ब्रह्मा कमल। नेक्स्ट, क्रॉप मिरर ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्रॉप मिरर ऐप किस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है? IIT ग्वालियर, IIT हैदराबाद, IIT जबलपुर, IIT बंगलुरु। IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने क्रॉप दर्पण ऐप को डेवलप किया है। ये जो क्रॉप दर्पण ऐप है ये किसानों को उनकी फसलों के कीटों और रोगों के समाधान पाने में हेल्प करता है। क्रॉप दर्पण ऐप इंग्लिश और तेलुगु दोनों में ही उपलब्ध है। ये वर्तमान में किसानों को कपास की फसल के सभी जिस तरीके के डिजीज़ हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो बताते हैं। ये एक भारत जापान संयुक्त अनुसंधान प्रयोगशाला परियोजना के तहत विकसित किया गया था और इसको दूसरी यानी कि जो अदर लैंग्वेजेस हैं उसको और फसलों को यानी क्रॉप्स को भी बाद में जोड़ने की बातें की जा रही हैं।
नेक्स्ट, ऑपरेशन कोल्ड एयर हैज़ बीन स्टार्टेड बाय, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? CRPF, BSF, NCC, इसरो। BSF। ऑपरेशन कोल्ड एयर यानी ऑपरेशन सर्द हवा BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। ये राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुरू किया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा, इसमें जो घने कोहरे की वजह से घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए, उसको रोकने में जो हेल्पफुल होगा, सतर्कता उसको मजबूत करेगा। ये 21 जनवरी को शुरू किया गया था और 27 जनवरी तक ये चलता रहेगा। BSF इस ऑपरेशन को नियमित अभ्यास के रूप में करते हैं। जबकि अगर गर्मियों की बात करें तो BSF द्वारा ऑपरेशन गर्म हवा एक रेगुलर एक्सरसाइज के रूप में की जाती है BSF के थ्रू। अब BSF क्या है? BSF की जो स्थापना है वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। इसका जो सेंटेंस है यानी कि आदर्श वाक्य है, कोट है, मोटो है, वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका जो वर्तमान इसके जो महानिदेशक यानी DG हैं वो हैं राकेश अस्थाना। नेक्स्ट, भारत पर्व 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑन 26 जैन टू 31 जैन ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत पर्व 2021 किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, MHRD। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय 26 जनवरी से 31 जनवरी तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भारत पर्व 2021 का आयोजन कर रहा है। इसका जो उद्घाटन है वो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। भारत पर्व 2021 आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के समग्र विषय की ओर सेंट्रलाइज होता है। इस साल का जो ये भारत पर्व है वो पूरी तरह से वर्चुअल है। भारत पर्व 2021 के लिए आभासी यानी वर्चुअली गणतंत्र दिवस परेड की झलक दिखाई गई और जो सशस्त्र बल के जो संगीत बैंड्स थे उन सब का ये यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। बहुत सारे राज्य और यूटीज़ भी उनके डिफरेंट पर्यटन स्थल, शिल्प, कला, ये सब भी इसके भारत पर्व में सम्मिलित यानी कि प्रदर्शित किए गए। भारत पर्व 2021 के टाइम यानी कि ये इसका जो सेलिब्रेशन है इसके आयोजन के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन महात्मा गांधी की 150th जयंती पर इसको फोकस किया गया था। भारत पर्व का जो आयोजन है वो पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के समारोह पर यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले के सामने हर साल किया जाता है। नेक्स्ट, बाला साहब गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जियोलॉजिकल पार्क वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? बाला साहेब गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने नागपुर में बाला साहब ठाकरे गोरेवाला अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया। ये अंतर्राष्ट्रीय बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के रूप में इसको नामित किया गया है। ये लगभग 1914 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें एक वन्यजीव अभयारण्य, भारतीय सफारी, अफ्रीकी सफारी, जैव विविधता उद्यान और राज सफारी शामिल है। 4 अलग अलग सफारी, तेंदुआ सफारी, स्लॉथ बेयर सफारी, टाइगर सफारी और हर्बीवोर सफारी इस पार्क की मेन यानी कि खास अट्रैक्शन है। ये भारत के सबसे बड़े जो जूलॉजिकल पार्क हैं उनमें से एक है। इसको राज्य वन विभाग और वन विकास निगम द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसमें जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको आदिवासियों की संस्कृति से अवगत कराने के लिए सरकार नागपुर में गोंडवाना थीम पार्क भी इस्टेब्लिश करने वाली है। महाराष्ट्र में अगर दूसरे संरक्षण रिजर्व एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 चिड़ियाघर और 4 बचाव केंद्र हैं, जबकि 41 वन्यजीव अभयारण्य हैं। नेक्स्ट,
For the year 2021, how many persons have been given पद्म विभूषण अवार्ड? वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? 10, 119, 102, 7. 7. 2021 में सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं की जो घोषणा की है, तो उनमें से 7 यानी कि 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से अगर हम नाम कुछ खास नाम अगर हम स्पेशल नाम देखें तो जिनमें सबसे पहले हैं शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, सुदर्शन साहू जो कि एक मूर्तिकार हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान जो कि इस्लामिक विद्वान हैं, जबकि SP बाला सुब्रमण्यम जो कि एक सिंगर थे। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, For the year 2021, government announced how many awardees for Padma Shri. पद्मश्री 2021 के लिए सरकार ने कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा की है? 117, 10, 7, 102. 102, 102. लगभग 102. 2021 के लिए सरकार ने 102 लोगों का नाम दिया है पद्मश्री देने की घोषणा के लिए, जिनमें से कुछ हैं जो काफ़ी फेमस है। सिंधुताई सपकाल जो कि एक सोशल वर्कर हैं, बॉम्बे जयश्री जो कि एक संगीतकार हैं, पीटर बुक ये ब्रिटिश फिल्म निर्देशक हैं, निकोलस कजानास यूनानी इंडोलॉजिस्ट हैं, दिवंगत मृदुला सिन्हा जो कि गोवा की पूर्व राज्यपाल थीं, दिवंगत फादर वलेस जो कि स्पेनिश भारतीय जेसुइट पुजारी और लेखक थे, और नामदेव सी काम्बले जो कि एक उपन्यासकार थे। उपन्यास राघवेल के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट, फॉर द ईयर 2021 हाउ मैनी पर्सन्स विल बी अवॉर्डी ऑफ पद्म भूषण? वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा? 10, 100, 102, 7. 10. वर्ष 2021 में 10 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इसमें से कुछ हम फेमस देख लेते हैं। सुमित्रा महाजन जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, KS चित्रा जो कि सिंगर हैं, चंद्रशेखर कंबरा जो कि एक पोएट हैं, नृपेंद्र मिश्रा एक सिविल सेवक हैं जो कि रिटायर्ड हैं, स्वर्गीय केशुभाई पटेल जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय तरुण गोगोई जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। पद्म पुरस्कार 1954 में पहला, दूसरा वर्ग और तीसरा इसके रूप में एक इस्टेब्लिश किया गया नागरिक पुरस्कार है। बाद में पुरस्कारों का जो ये नाम है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इनको असाधारण यानी कि पद्म विभूषण यानी जो कि स्पेशल और विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है, पद्म भूषण जो कि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है, और पद्मश्री जो कि प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए मिलता है। इसका भी बाद में ये नाम दे दिया गया। और ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1954 में। नेक्स्ट, विंग्स कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? किस राज्य सरकार ने पंख अभियान लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने विंग्स कैंपेन यानी पंख अभियान शुरू किया है। ये इन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च किया गया है। CM ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्रवृत्ति की भी घोषणा की है। पंख अभियान P सुरक्षा, A जागरूकता, लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता, N पोषण के ज्ञान और H हेल्थ के लिए स्टैंड करते हैं। पंख, इसका इन्होंने सेपरेट P जो कि सुरक्षा है, A जागरूकता है,
और ये जो N है वो है पोषण, K है ज्ञान और H है हेल्थ। इसे एक साल के लिए लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसे इन्होंने 2007 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य बालिकाओं के लिए लिंग अनुपात, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। ये लड़कियों के शैक्षिक और शादी के खर्च के लिए वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, Indian Railways set a record by driving a freight train वासुकी। लेंथ ऑफ द ट्रेन इस भारतीय रेलवे कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी वासुकी चलाने का रिकॉर्ड बनाया? 2.5 किलोमीटर्स, 3.5 किलोमीटर्स, 1.5 किलोमीटर्स, 4.5 किलोमीटर्स। 3.5 किलोमीटर्स। भारतीय रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी वासुकी चलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इसे अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का ये रिकॉर्ड है। ये ट्रेन ने भिलाई से यात्रा शुरू की और 7 घंटे में कोरबा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ये जो ट्रेन है ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा संचालित की गई है। वासुकी ट्रेन मालगाड़ी के जो 5 है, ये जो मालगाड़ी इसके 5 रैक से बनी है। इसमें 5 इंजन और 295 रैक शामिल हैं। ये माल के परिवहन ट्रांसपोर्ट के लागत और समय को काफ़ी कम कर देगा। इससे पहले भारतीय रेलवे ने नागपुर से बिलासपुर के बीच में शेषनाग ट्रेन का ट्रायल किया था। ये 251 रैक से बना था। यानी कि ये जो वासुकी है, वासुकी के बाद जो सेकंड नंबर पे जो ट्रेन आती है, फ्रेट ट्रेन आती है, वो बनी, उसका नाम है शेषनाग। लॉन्गेस्ट है वासुकी, सेकेंड लॉन्गेस्ट है शेषनाग। नेक्स्ट, काला कलास बिकेम विच कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? काला कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑन्टारियो, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। एस्टोनिया। काला कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनकी जो एस्टोनिया की जो नई सरकार का जो गठन है वो रिफॉर्म पार्टी और सेंटर पार्टी के गठबंधन द्वारा किया गया है। काला कलास रिफॉर्म पार्टी से आती हैं। रिकोगोई का एस्टोनिया की एक धर्मी सांसद है। इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं 101 और जिन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से 4 साल के लिए चुना जाता है। एस्टोनिया में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। एस्टोनिया एक उत्तरी यूरोप में स्थित है। ये तालिन इसकी राजधानी है और यूरो इसकी करेंसी है। ये फिनलैंड, बाल्टिक सागर, स्वीडन, लातविया और जो ये रूस है उसकी खाड़ी से घिरा हुआ एक देश है। नेक्स्ट, इन एंटी करप्शन इंडेक्स इंडिया स्लिप्ड टू विच पोजीशन? भारत भ्रष्टाचार सूचकांक बोध में कितने स्थान पर पहुंच गया? 80, 86, 74, 85। 86। भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि एंटी करप्शन इंडेक्स में 2020 में भारत को 86 पोजीशन मिली है। जिसकी जो पहले जो इसकी रैंकिंग थी वो थी ये इसकी जो पहले रैंकिंग थी वो थी 80 और अब इसको जो रैंकिंग मिली है 86 मिली है। यानी कि ये 6 अंक पीछे खिसक गया है। 2019 में बात करें तो ये 80th इस पोजीशन पे था। जबकि अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क इस साल की टॉप रैंकिंग में है। सोमालिया और दक्षिण सूडान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में सबसे लास्ट पोजीशन पे हैं। ये जो भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक है इसमें 180 देशों को 100 से जो भी बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है उसके पैमाने पर रैंक दी जाती है। जैसे जैसे ये रैंक ऊपर बढ़ती जाती है वो उतने ज़्यादा भ्रष्ट जो देश हैं वो होते जाते हैं। ये जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक जर्मन में NGO है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है बर्लिन में। अब अगर बात करें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 की तो इसमें जो पहला स्थान मिला है वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क को मिला है 88 स्कोर के साथ। जबकि थर्ड नंबर पे है फिनलैंड
थर्ड नंबर पे है फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और स्वीडन। इनको 85 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट, रेयर स्नोई आउल वॉज स्पॉटेड इन। दुर्लभ बर्फीला उल्लू कहाँ देखा गया? पिंक लेक, न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क, मैक्सिको, न्यूजीलैंड। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में रेयर स्नो आउल को स्पॉट किया गया। ये एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू है और 130 साल में पहली बार सेंट्रल पार्क में ये स्नोई आउल देखा गया है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट विभाग के संग्रह प्रबंधक पॉल स्ट्रीट ने बताया कि सेंट्रल पार्क में जो बर्फीले उल्लू का जो आखिरी रिकॉर्ड था वो 1890 से पहले यानी 1890 से पहले इसको देखा गया था। उसके बाद ये लगभग पहली बार है जब इस दुर्लभ बर्फीले उल्लू को न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में स्पॉट किया गया है। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट डॉग पार्क विल बी क्रिएटेड इन। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, रेवाड़ी, जयपुर। चंडीगढ़। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में बनाया जाएगा। एम्स की जो वित्त और अनुबंध समिति यानी FNCC ने सेक्टर 42 में मैंगो पार्क के अंदर इस पार्क को मंजूरी दी है। इसकी जो लागत होगी वो होगी 49 लाख रुपए इसकी। और ये जो परियोजना है ये 1.5 एकड़ में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और अगर ये जो प्रोजेक्ट है इसको अगर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया उसके बाद दूसरे जो शहर दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें भी ये परियोजनाएं कंटिन्यू की जाएंगी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंदु भूषण, RS शर्मा, सतीश सिंह, संजय सिंह। RS शर्मा। RS शर्मा को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने इंदु भूषण को रिप्लेस किया। इंदु भूषण अभी प्रेजेंटली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO के रूप में कार्यरत थे। अब इन्हीं को रिप्लेस किया है RS शर्मा ने। और अगर RS शर्मा की बात करें तो RS शर्मा इससे पहले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह के चीफ भी के तौर पे भी उन्होंने काम किया है और वो कोविड-19 के वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सदस्य भी हैं। सो ये थे जनवरी मंथ के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।